बच्चों, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। 11th कॉमर्स के जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें सबसे पहला जो चैप्टर था वो था हमारा कि अकाउंटिंग का थियरी बेस, कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्यों करते हैं। दूसरा हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग के जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो हमें फॉलो करने होते हैं, उससे रिलेटेड हमने चैप्टर पढ़ा था। ये दोनों ही चैप्टर हमारे जो हैं वो थियरी से रिलेटेड थे। अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल की ओर धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है वो है कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं और उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंट्स की, वो डेफिनेशन क्या थी। अकाउंट्स की हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें लिखा हुआ था कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस, ये हम कहेंगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज के लिए? फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, कि आइडेंटिफाई करना, एंड एनालाइजिंग, उसको एनालाइज करना कि इससे हमारा जो है मतलब कोई रुपए आए या गए या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको चेक करना है कि क्या ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका जो ओनर है, जो हमारी कंपनी है या जो फर्म है, उसके मालिक ने अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा करवाई, तो वो स्कूल फीस क्या हमारे बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। तो क्या हमारे बिजनेस में उसकी एंट्री भी होगी? नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुआ है या जो इवेंट हुई है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें उनकी करनी है रिकॉर्डिंग देम। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग, सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। और हमारे चैप्टर का नाम ये है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, उसको हमें लिखना है, नोट डाउन करना है। किसमें? हमारे बिजनेस की जो बुक्स होती है ना, उनमें। और ये कैसे करेंगे ये हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या करना होता है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसका नेचर क्या है। वो उससे आपकी इनकम हुई, या उससे आपका खर्चा हुआ, या उससे आपकी लायबिलिटी बनी, या उससे आपकी एसेट बनी, क्या हुआ उस ट्रांजैक्शन की वजह से, ये सब हम पढ़ेंगे क्लासिफाइंग में। और इसी तरीके से हम जो है उसको फाइनली समराइज करेंगे, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, और उसको कम्युनिकेट करेंगे। मतलब जो यूजर्स होते हैं ना, ये हम बार बार पढ़ते हैं, यूजर्स होते हैं कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आते हैं? कंपनी के ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉइज, ये सब। ये हमारा जो अकाउंटिंग है उसको यूज लेते हैं डिसीजन लेने के लिए। इसी तरीके से एक्सटर्नल में कौन आएंगे? जिसने हमें माल दिया है, सप्लायर, जिसने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर, जो हमारे से टैक्स लेगा, गवर्नमेंट, ये सब कौन है? ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको हम बताएंगे। तो हमें इस पूरे चैप्टर में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो परफॉर्मा क्या होगा, और रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, ये सब हमें देखना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस का है या नहीं है। तो इसी से रिलेटेड हम आज का जो है वो वीडियो कवर करेंगे। देखिए, अगर आपने ये जो स्टार्टिंग के बेसिक है ना, इन पे चाहे हमें डबल टाइम लग जाए, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आगे की अकाउंटिंग बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी हमारे लिए। तो हमें जो है मैक्सिमम फोकस यहीं पे करना है, स्टार्टिंग में ही फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हो गया। कि हमारे बिजनेस में कोई भी जो इवेंट हुई, ट्रांजैक्शन को वैसे हम क्या बोलते हैं? लेन देन। मतलब कुछ लिया और कुछ दिया। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें क्या होगा? कुछ तो गिवन होगा, गिव, कि हम कुछ देंगे, और कुछ टेक, हमारे पास कुछ आएगा।
ठीक है, तो गिव एंड टेक ये क्या है, हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी यही होता है। अगर आप किसी को कुछ देते हैं, रुपए देते हैं, तो उससे आप कोई ना कोई चीज लेंगे, कोई ना कोई कमोडिटी लेंगे, या फिर आपने अगर किसी को रुपए दिए उधार के रूप में लोन, तो आप उससे वापस रुपए लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपने किसी को जो है कोमोडिटी बेची है, ये दिया आपने, कोई आइटम दिया उसको, तो आप उससे क्या लेंगे, रुपीज लेंगे, या आइटम के बदले आइटम लेंगे। तो गिव एंड टेक जो है वो हमारे बिजनेस में, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में चलता है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे गिव एंड टेक होता है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग कुछ सैंपल ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और हम उनमें एनालाइज करेंगे कि हमने क्या दिया और क्या लिया। ठीक है, सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 8 लाख एज कैश, 8 लाख रुपए का कैश हमने इंट्रोड्यूस किया, मतलब लाई, एंड रुपीज 50,000 बाई स्टॉक। तो देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे कंपनी के जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, और हमारा जो बिजनेस होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये दोनों सेपरेट होते हैं, इन दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है। इसी को हमने वहां पर नाम दिया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम दिया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो बिजनेस है वो मालिक से अलग होता है। तो अगर हमारे मालिक ने हमारे बिजनेस में कुछ भी लगाया है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। अब ये कैपिटल कैसे हो सकती है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप रुपए लगाकर कर सकते हैं, कि आपने 10 लाख रुपए लगाए और बिजनेस स्टार्ट किया। या हो सकता है कि आपके पास में जो है घर पे कोई फर्नीचर रखा हुआ था, आपने वो भी अपने बिजनेस में स्टार्ट किया, तो आप क्या दे सकते हैं, फर्नीचर दे सकते हैं। आपके पास कोई बिल्डिंग थी, आपने वो बिल्डिंग अपने बिजनेस को दे दी और फिर बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या दे सकते हैं, बिल्डिंग भी दे सकते हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपके पास में कोई सामान रखा हुआ था पर्सनल यूज के लिए, ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी आपके पास में, 2-4 किलो सोना ज्वेलरी, फिर आपने सोचा कि क्यों ना मैं ज्वेलरी की दुकान स्टार्ट कर लूं, बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो आपने अपनी पर्सनल ज्वेलरी कहां पे दे दी, बिजनेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक। तो अब अगर हम यहां पे जो भी अकाउंटिंग करेंगे ना फ्रेंड्स, जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, वो हम उस मालिक की तरफ से नहीं करेंगे, ऑनर की तरफ से नहीं करेंगे, हम करेंगे बिजनेस की तरफ से। तो बिजनेस में 8 लाख रुपए क्या हुआ, मालिक ने लगाए, तो बताइए बिजनेस के पास में क्या आया, टेक क्या हुआ, मतलब रिसीव क्या हुआ, टेक को हम ले लेते हैं रिसीव, और गिवन को ले लेते हैं, ये हो गया रिसीव्ड, और गिवन जो है गिवन ही हो गया कि हमने क्या दिया। तो हमारे बिजनेस में आया क्या, नगद आया 8 लाख रुपए। माल कितने का आया हमारे पास, 50,000 रुपए, ये रिसीव हुआ। क्या इसके बदले हमने मालिक को कुछ दिया, नहीं। तो मालिक हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे, हमारे बिजनेस में क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी, कि मालिक को मैं 8.5 लाख रुपए कमाकर दूंगा, आज नहीं तो कल को आपको देना ही आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। हमने अभी नहीं दिया, लेकिन हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, हमने एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज्ड प्लांट, हमने प्लांट खरीदा। तो एक बात बताइए, हमारे पास आया क्या, हमारे पास जो आया ना उसको हम प्लस से दिखाएंगे, क्या आया, प्लांट आया, कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का। हमने ये 3 लाख रुपए का प्लांट कैसे खरीदा, बाई पेइंग, हमने पे किया रुपीज 15,000 इन केस, 15,000 रुपए तो हमने नगद दिए, तो ये क्या हुआ, हमारे यहां से चले गए, 15,000 रुपए हमने क्या किया, गिव किया है, पेमेंट किया है, तो 15,000 चला गया। एंड बैलेंस एट ए लेटर डेट, हमने 3 लाख रुपए का प्लांट खरीदा, तो हमारे पास प्लांट आया, रिसीव्ड प्लस कर दिया हमने इस 3 लाख के बदले क्या दिया, 15,000 तो हमने दे दिया नगद, और उसको कहा कि भैया बाकी पैसे, तो बाकी कितने रुपए बच गए, 2,85,000 रुपए, ये हम आपको कुछ दिन के बाद देंगे, हमें मोहलत दे दीजिए। तो ये आपके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी, आपके लिए ऑब्लिगेशन हो गया है, दायित्व बन गया है, आपका ड्यू हो गया है कि आप उसको 2,85,000 रुपए देंगे। तो ये आज नहीं तो कल को आपको देना पड़ेगा ना,
तो गिव होगा कुछ टाइम बाद, बट लायबिलिटी आपकी होगी। तो 3 लाख का सामान आया और 3 लाख के अगेंस्ट में ये चीजें हुई। थर्ड ट्रांजेक्शन, डिपोजिटेड ₹6 लाख इनटू बैंक। 6 लाख रुपए हमने बैंक में जमा करवाए। किसके बैंक में जमा करवाए? हमारे बैंक में करवाए ना, तो बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। तो प्लस तो क्या हो गया? बैंक की बैंक में पैसा बैलेंस, पहले मान लो कि आपके बैंक में 1 लाख रुपए थे, आपने बैंक में 6 लाख रुपए और डाल दिए, तो कितना बैलेंस हो गया? 7 लाख रुपए। किसका बैंक है वो? हमारे बिजनेस का है। तो प्लस क्या हुआ? रिसीव कहां हुआ? बैंक में। और आपने गिवन क्या किया? गया क्या आपके यहां से? पेमेंट क्या हुआ? कैश, रोकड़ा चला गया 6 लाख रुपए, और कहां पे जाके जुड़ गया? बैंक में। तो देखिए, कोई भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो आया है और कुछ ना कुछ गया है, और बराबर अमाउंट का होगा। जितना आएगा उतना ही जाएगा। इसी को हम कहते हैं ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट, कि डबल इफेक्ट आ रहा है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। और ये डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, ये हम थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल यही ध्यान देना है, क्या आया और उसके बदले क्या गया। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर। हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो आया क्या? क्या रिसीव किया आपने? फर्नीचर असेट होती है, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। गया क्या? एंड मेड पेमेंट, हमने पेमेंट किया बाई चेक। चेक का मतलब क्या हुआ? आपके बैंक में आपने जो 6 लाख रुपए डाले थे ना, उसमें से 1 लाख का आपने चेक दे दिया है, तो आपका बैंक बैलेंस कितना रह जाएगा? 5 लाख रुपए। तो गया क्या? बैंक बैलेंस गया 1 लाख रुपए का। बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, माइनस कितना? 1 लाख। तो फर्नीचर आया 1 लाख का, रुपए गए 1 लाख के, तो जितना आया उतना गया। गिव एंड टेक इज इक्वल। परचेज्ड गुड्स मतलब माल खरीदा, वर्थ ₹80,000, 80,000 रुपए का माल खरीदा फॉर कैश। नगद में कितना खरीदा? 80। तो आपने माल खरीदा, तो क्या आपके पास आया क्या? माल। माल को हम क्या लिख देंगे? स्टॉक, या गुड्स भी लिख सकते हैं। कितना आया? 80,000 रुपए का फॉर कैश, नगद में खरीदा। तो इसका मतलब आपके यहां से गया क्या? रोकड़ा गया ना। वो रोकड़ा गया तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। गिव क्या किया? कैश। कितने का दिया? 80,000। एंड इसके अलावा और क्या खरीदा? ₹35,000 क्रेडिट, 35,000 रुपए का माल हमने उधार में खरीदा। तो 80,000 का नगद और 35 का हमने और खरीदा, तो बेसिकली हमारे पास टोटल माल कितने का आया? 80 और 35, 1,15,000 का माल आया। उसके बदले रोकड़ा कितना गया? 80,000। बाकी 35,000 उधार में है ना। उधार का मतलब समझते हैं? लाइबिलिटी हो गई है, हमें पे करना है। 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जब भी है, बट हमें पे तो करना पड़ेगा ना। गिवन तो होगा, पेमेंट तो होगा। बट आज की डेट में क्या हो गया? आज की डेट में हमारे लिए ये हो गई लाइबिलिटी, ओब्लिगेशन, ड्यूज, दायित्व है 35,000 का। तो हो गई ना बात बराबर। ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹45,000, 45,000 रुपए का माल वाज सोल्ड फॉर 60,000। हमने कितने रुपए में बेचा? 60,000 रुपए में, ऑन कैश बेसिस, नगद। मतलब हमने माल बेचा, हमारे पास नगद आया। तो एक बात बताइए, आपके पास आया क्या? नगद, कैश, रोकड़ा आया। कितने रुपए आए? 60,000 रुपए आए आपके पास, क्योंकि आपने माल बेचा है। अब आपके यहां से गया क्या? हमारे यहां से गया माल, स्टॉक गया, गुड्स गया। कितने का? अरे तो गुड्स तो 45,000 का ही गया है ना, 45,000। तो 45,000 का माल हमने 60,000 में बेचा, इसका मतलब बाकी क्या हो गया? बाकी हो गया 15,000 रुपए का आपका प्रॉफिट, और ये हमारे P&L अकाउंट में जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो इनकम होती है ना, वो सारी हमारी क्रेडिट होती है। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे? 15,000 रुपए का। तो कुल मिला के हमारी यहाँ पे जो सेल्स है, इसको हम क्या कहेंगे? सेल्स। हमने माल बेचा, तो हमने कितने की सेल्स करी? 60,000 रुपए की सेल्स करी, और हमारे पास जो है वो नगद आ गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 80,000,
80,000 रुपए की कॉस्ट का माल वॉज सोल्ड फॉर 1,25,000। वही हमने इस बार भी प्रॉफिट में बेचा। 80,000 का माल हमने कितने में बेचा? 1,25,000 में ऑन क्रेडिट। तो आपके पास आया क्या? क्या रिसीव हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? उधार में बेचा है। अरे तो उधार में बेचा है तो उस व्यक्ति से आप पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि आपने चैरिटी कर दिया, माल बेच दिया, कोई बात नहीं, लेंगे ना। कब लेंगे? 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो उससे अगर आप रुपए लेंगे तो ये आपके लिए क्या हो गई? एसेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर मतलब देनदार, जो हमें पैसे देगा। ये आ गया आपके पास, इससे आप बाद में पैसे लेंगे। आपके यहां से गया क्या? मेरे यहां से स्टॉक गया, माल गया। कितने का? 80,000 का। और डेटर मेरे एसेट कितने की होगी? 1,25,000 का माल बेचा है। तो बाकी क्या हो गया? 45,000 रुपए का जो है वो मेरे प्रॉफिट हो गया है। और कुल मिला के हमने टोटल सेल्स कितनी कर दी? 1,25,000 के हमारे डेटर बन गए और 1,25,000 की हमने जो है सेल कर दी है। बात समझ में आई? इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 8th नंबर का, चेक इश्यूड। हमने चेक दिया है टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। देखिए हमने यहाँ पे 35,000 रुपए का उधार माल खरीदा था ना, हम इसको जो रेड कर लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। हमने यहाँ पर 35,000 का उधार माल खरीदा था, तब मैंने कहा था ना कि इसको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसको हमने चेक दिया है। चेक इश्यूड टू द सप्लायर, कितने रुपए का? 35,000 रुपए का। अब एक बात है ये कि अगर आपने चेक दिया है तो आपके यहां से क्या गया? बैंक से पैसा गया, तो माइनस क्या हो जाएगा? बैंक। क्या हो जाएगा? माइनस बैंक। और आपने ये पैसा किसको दिया? जो आपके पैसे मांगता था, लाइबिलिटी। ये देखिए हमने लाइबिलिटी करी थी यहाँ पे माइनस की। तो जब आप इस 35,000 रुपए को ये रुपए दे देंगे, 35,000 रुपए जो आपके मांगता था उसको पैसे दे देंगे, तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। आपकी लाइबिलिटी थी 35,000 की, और जैसे ही आपने उसको पैसे दिए तो ये 35,000 रुपए आपके जो है अब खत्म हो गए, अब आप पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तो माइनस तो क्या हुआ? बैंक। और प्लस क्या हुआ? आपके वो जो लाइबिलिटी है ना वो प्लस हो गई है, पहले माइनस में थी कि हमें पैसा देना है। जैसे हमने 35,000 इसमें जोड़े उसका बैलेंस हो गया 0, कि अब हमारा हिसाब हो गया है बराबर। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो डिटेल में समझेंगे और भी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हमारे पास एक कस्टमर से चेक आया अमाउंटिंग टू ₹75,000, 75,000 रुपए का हमारे को जो है वो चेक मिला। कहां से मिला होगा? हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहां पर उधार माल कितने का बेचा था? 1,25,000 का। तो हो सकता है इसने हमें जो है 75,000 रुपए दे दिए। तो आपके पास अगर चेक आया तो आपके बैंक में डालोगे, बैंक में डालोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 75,000 रुपए आपके बैंक में जुड़ जाएंगे। चेक रिसीव हुआ है, पैसे आए हैं, आते ही आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया? प्लस। किससे आए? हमने किसी को उधार माल बेचा था और उस टाइम पे हमने क्या कहा था? 1,25,000 रुपए की हमारी एसेट है, हम इस व्यक्ति के पैसे मांगते हैं, ये हमारा डेटर है कि भैया तू हमारे को 1,25,000 रुपए देगा, हम इससे मांगेंगे। जैसे ही इसने हमें वो 75,000 रुपए दे दिए तो अब इससे 50,000 ही तो बाकी रह गया ना, तो इसके 75,000 रुपए हम जमा कर लेंगे। हमारी जो असेट है वो 75,000 रुपए से कम हो जाएगी। अब 1,75,000 की नहीं रहेगी, अब ये 50,000 की ही रह जाएगी, क्योंकि 75,000 रुपए आ गए हैं। तो जितना हमने रिसीव किया उतना ही हमने दे दिया, मतलब गिव एंड टेक। ट्रांजैक्शन नंबर 10th, विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब होता है पैसा निकालना। बाई ऑनर, मालिक ने पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। तो अब जो है हम दोस्तों सबसे पहले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। जब मालिक ने हमें 8,000 रुपए, 8 लाख रुपए नगद दिए थे तो हमने कहा था ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, हमारा दायित्व है। तो अब जब मालिक 25,000 रुपए ले जाएगा तो हम क्या कहेंगे? हमारे यहां से नगद कितना गया? 25,000 रुपए तो कैश चला गया। 25,000 रुपए जो है वो कैश चला गया क्योंकि मालिक निकाल के ले गया। अब मालिक अगर 25,000 रुपए निकाल के ले गया तो हम क्या कहेंगे कि जब आपने कहा था कि 8 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी है, मैं मालिक को चुकाऊंगा, वो अब 8 लाख नहीं रह गए, 25,000 तो ले गया। अब आप क्या हो गए? 7,75,000 रुपए बच गए। तो 25,000 रुपए से आप अपनी लायबिलिटी जो है उसको कम कर देंगे।
ठीक है, तो पहले लायबिलिटी माइनस थी, उसको हम प्लस कर देंगे, तो अब ये बच जाएगी केवल 7,75,000। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11th ट्रांजेक्शन की। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। पहले ट्रांजेक्शन जैसा ही है, रोहित अलग है और बिजनेस अलग है। रोहित ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, नगद आया। कितना आया, 5 लाख रुपए। तो ये क्या कर दिया, प्लस। रिसीव क्या हुआ, 5 लाख रुपए। अब बिजनेस क्या कहेगा कि मेरे मालिक रोहित ने मेरे को 5 लाख रुपए दिए हैं, तो ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, माइनस होती है, मतलब आपको पैसा देना है इन लोगों को। तो कितने रुपए की हो गई, 5 लाख रुपए की। तो जितना हुआ उतना एडजस्ट हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 12, ओपनड ए बैंक अकाउंट। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और हमने 4,80,000 रुपए उसको दिए, जमा करवाए। तो अगर आपने बैंक में 4,80,000 रुपए जमा करवाए, तो आपका जो नगद है, आपके पास जो रोकड़ा पड़ा था, वो तो हो गया कम। उसको तो क्या करेंगे हम, माइनस, कि आपके यहां से पैसा चला गया। और वो पैसा गया कहां पे, बैंक में। आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो 4,80,000 क्या हो जाएगा, बैंक प्लस हो जाएगा। ये हमने ऊपर देखे हैं, वैसे ही ट्रांजेक्शन हम रिवीजन के लिए देख रहे हैं। 13th नंबर ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा, तो आपके पास आया क्या, फर्नीचर। तो हम प्लस कर देंगे, कितने का, 60,000 रुपए का। गया क्या आपके यहां से, हमने चेक दिया। चेक का मतलब बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस। कितने रुपए का, 60,000 रुपए का। इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, बोट प्लांट एंड मशीनरी। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो अपने पास आया क्या, प्लांट एंड मशीनरी हमारे को रिसीव हुआ फ्रॉम रामजी लाल। रामजी लाल जो है हमारा सप्लायर है, जिससे हमने मशीन खरीदी है। फॉर बिजनेस, कितने रुपए की हमने मशीन खरीदी, 1,25,000 रुपए की। तो प्लांट एंड मशीनरी में कितना आ जाएगा, 1,25,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 1,25,000 रुपए का हमारे पास में माल आया। अब इसके बदले हमने दिया क्या, तो कह रहा है कि हमने 10,000 रुपए तो नगद दिए बस। तो इसका मतलब आपके यहां से पेमेंट क्या हुआ, गया क्या, कैश। तो हम कैश माइनस कर देंगे। तो 1,25,000 की मशीन खरीदी और आपने अभी तक केवल 10,000 रुपए दिए हैं, तो 1,15,000 भी तो रामजी लाल को देंगे ना, रामजी लाल आपसे मांगेगा। इसका मतलब आपके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई है, आप पे एक ऑब्लिगेशन आ गया है, आप पे ड्यू हो गया है। किसका ड्यू हो गया है, रामजी लाल का। कितना, 1,15,000। तो हम इससे क्या करेंगे, लाइबिलिटी बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स। देखिए, जब अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि नगद खरीदा है, तो ही नगद मानना है। अगर कुछ भी नहीं कहे ना, तो उधार में माना जाएगा। और जब भी उधार में खरीदा जाएगा, तो पार्टी का नाम जरूर दिया हुआ होगा कि किस पार्टी से खरीदा। अगर पार्टी का नाम नहीं दिया गया, तो मानेंगे नगद खरीदा है। तो सुमित से खरीदा है, इसका मतलब उधार है सुमित ट्रेडर्स से। तो आपके पास आया क्या, स्टॉक, माल आया। कितने रुपए का आया, 55,000 रुपए का माल आया, आपने खरीदा है तो। और क्या आपने इसके बदले नगद दिया, नहीं। तो आपने उधार में खरीदा, हाँ। उधार में खरीदा तो क्या हो गया, लाइबिलिटी, ओब्लिगेशन। और ये ओब्लिगेशन किसके लिए है, सुमित के लिए, कि हम सुमित को पे करेंगे। कितने रुपए, 55,000 रुपए। इसी तरह से हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 16, गुड्स कॉस्टिंग 25,000, 25,000 रुपए का माल सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेज। रजनी एंटरप्राइजेज को बेचा 35,000 रुपए में। इसमें जैसे हमने परचेज के लिए कहा ना, वैसे हम इसमें लेंगे सेल में। अगर आपको कहे कि नगद में बेचा, तो ही नगद मानना है, नहीं तो क्या मानेंगे, उधार। और उधार होगा तो आपको पार्टी का नाम भी दिया हुआ होगा। तो आपके यहां से गया क्या, स्टॉक गया। कितने रुपए का गया, 25,000 रुपए का। तो माइनस कर दो गुड्स को। और इसके बदले क्या आपके पास नगद आया, नहीं। फिर क्या हुआ, हमने रजनी को उधार में बेचा है 35,000 रुपए में, और उससे हम 35,000 रुपए आज नहीं तो बाद में लेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, असेट। और असेट को हम क्या कब बोलते हैं, डेटर है ये। तो कितने रुपए का डेटर है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रजनी जो है, रजनी एंटरप्राइजेज, वो हमारा 35,000 रुपए से डेटर है। तो आपके पास 1 महीने या 15-20 दिन बाद में कितना आएगा, 35,000। और आपके यहां से माल गया 25,000 का। इसका मतलब बाकी क्या हो गया, 10,000 रुपए हमारा प्रॉफिट। बाकी क्या हो गया, प्रॉफिट। इसी तरीके से हम लोग लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड द मंथली स्टोर रेंट 2,500 इन कैश। आपने 2,500 रुपए का किराया दिया है कैश, नगद में। तो हमारे यहां से क्या गया, नगद, कैश, माइनस कर दो। कितना, 2,500 का। आपके पास आया क्या,
क्या किराया देने से आपके पास में बिल्डिंग आई? नहीं, मालिक तो वही रहेगा, हम थोड़ी रहेंगे। क्या स्टोर आया? नहीं। गुड्स आया? नहीं। क्या आपने उस व्यक्ति से 2500 रुपया बाद में वापस मांगेंगे कि मैंने किराया दिया था वापस दो? नहीं मांग सकते। तो ये 2500 रुपये आपके लिए क्या है? ये 2500 हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, कि हमने बिल्डिंग किराए पे ले रखी थी, स्टोर किराए पे ले रखा था, हमने उसको किराया दिया है, तो खर्चा है। तो गया तो क्या? नगद 2500 रुपए। और यहां पर प्लस क्या होगा? एक्सपेंडिचर, खर्चा बुक हो गया है। कितने रुपए का? 2500 रुपए का। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं, पेड ₹5000 एज सैलरी टू द ऑफिसर्स। ऑफिसर्स को जो सैलरी दी 5000 रुपए की, तो गया क्या भैया? नगद गया 5000 रुपए, माइनस कर दो। इसके बदले आपको क्या मिला? इसके बदले आपको सर्विस मिली थी, सेवाएं मिली थी एम्प्लॉय से। और एम्प्लॉय की जो सैलरी हो हमारे लिए क्या होता है? खर्चा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिचर 5000 रुपए का। आपके पास कोई माल नहीं है, कोई एसेट नहीं है ये, लेकिन आपको सर्विस मिली है। सर्विस जो है वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे हम, रिसीव्ड चेक। हमारे पास में नगद आ गया, नगद मतलब चेक आया, तो हम क्या करेंगे? बैंक बैलेंस जो है वो प्लस हो गया, बैंक में ऐड कर देंगे। एज ए फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेज। रजनी एंटरप्राइजेज से हमारे पास में चेक आया, पूरा पेमेंट आ गया। कितना आया? तो हमने अभी अभी देखा था, हमने रजनी को कितना माल बेचा था भाई? 35,000 रुपए। और हमने 35,000 रुपए यहां पे क्या बनाया था? असेट बनाई थी, डेटर बनाया था। अब अगर उसने 35,000 रुपए आपको दे दिए हैं, तो आपके बैंक में तो हो जाएंगे प्लस, और माइनस क्या होगा? अगर उसने 35,000 रुपए दे दिए, तो क्या आप उससे वापस मांगेंगे कि मेरे को और दे दो? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी असेट कम होगी। आप किसी के 35,000 रुपए मांगते थे, उसने आपको दे दिया तो आपकी असेट कम हो गई। तो जब हमने इसको पहले प्लस किया, तो अब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 35,000 रुपए असेट, और असेट में क्या? डेटर। बात समझ में आई? तो ये हो गए हमारे ट्रांजेक्शन्स। किस तरीके के होते हैं? कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ जाएगा। और इस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बुक्स में कैसे लिखेंगे? अभी जैसे लिखा ना हमने, ऐसे नहीं लिखना है कि रफ बना दिया, न्यूज पेपर पे लिख दिया, टिश्यू पेपर पे लिख दिया। नहीं, मजाक नहीं है। बुक्स बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब देखिए, यहां पर एक छोटी सी बात ही आती है कि आपने 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब मालिक हर ट्रांजेक्शन को तो देख नहीं पाता है। वो 1 महीने बाद आता है और कहता है कि अच्छा ठीक है भैया, मेरे को बताओ कि आपने क्या क्या खर्चा किया। आपने कहा हमने 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो मालिक कैसे मान लेगा? वो कहेगा नहीं हो सकता, आपने 40,000 का ही खरीदा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, उसका बिल आपके पास होना चाहिए। उसको हम कहेंगे बिल, या उसको हम कह सकते हैं इनवॉइस, या उसको हम कह सकते हैं कैश मीमो, या हम उसको कह सकते हैं सेल्स बिल। ये आपके पास होना चाहिए। 60,000 रुपए का जिससे खरीदा ना, किससे खरीदा था हमने फर्नीचर? हम वापस से देखते हैं, नाम नहीं दिया हुआ है। तो हम चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो है गोदरेज कंपनी से खरीदा था। तो आपके पास में जो है ना, गोदरेज कंपनी का प्रॉपर बिल होना चाहिए कि हमने 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा ऐसे ऐसे करके। और उसी को हम क्या कहेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस। एविडेंस होता है, एविडेंस का मतलब सबूत, प्रूफ। प्रूफ होता है कि आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने खर्चा किया है, उसका प्रूफ है, सबूत है, एविडेंस है। सो सोर्स डॉक्यूमेंट इज ए एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, एंड इट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और ए वाउचर। ठीक है। जैसे आप लोग कपड़े खरीद के लाते हो तो उसका बिल हम लोग लेते हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाया तो उसका बिल हम लेते हैं, वो क्या हो गया? सोर्स डॉक्यूमेंट, वो हो गया बिल। तो अगर आपने कोई एसेट खरीदी है या आपने जो है कोई खर्चा किया है, तो आपके पास बिल होना चाहिए। अगर आपने माल बेचा है तो हमारा उसका बिल काट के देना है हमें, बिना बिल के माल नहीं बेचना है। हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए। वही क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। इससे क्या फायदा होगा?
इससे फायदा होगा कि एक तो बाद में जब ऑडिट होगी ना हमारे बुक्स की, ऑडिट मतलब समझते हैं, हमारे बुक्स की हम जांच करवाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उसको बिल चाहिए होता है, वो हर एक खर्चे का बिल देखेगा। अच्छा आपने इतना खर्चा किया, चलो बिल दिखाओ, आपने ये खरीदा बिल दिखाओ। साथ में इनकम टैक्स वाले भी आपसे बिल्स मांग सकते हैं कि आपने इतना खर्चा दिखाया, चलिए बिल दिखाइए। तो ये हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इसको हम सपोर्टिंग भी बोलते हैं। सीए की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम इसको, सपोर्टिंग या वाउचर्स। ये हमें रखने हैं। बात समझ में आई। अब देखिए कुछ छोटे मोटे खर्चे ऐसे होते हैं जिनका कई बार हमें बिल नहीं मिलता है। कैसे, हमारी जो ऑफिस की डिलीवरी वैन थी जिससे हम माल बेचते हैं, वो पंक्चर हो गई और ड्राइवर ने जो है उसकी पंक्चर निकलवाई 50 रुपए देकर। बात समझ में आई। अब पंक्चर वाला तो बिल नहीं रखता है ना, कि वो बिल छपा के बैठा है, पता चला कि 50 रुपए बेचारे ने पंक्चर के लिए और 5 रुपए का उसने आपको बिल दे दिया, तो अब वो बिल तो नहीं रखता है। अब क्या करेंगे, तो इस केस में जो है आप अपने ऑफिस में ही आकर एक वाउचर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे केस वाउचर, जिसको हम जो है ना पेटी कैश वाउचर भी बोल सकते हैं। पेटी का मतलब होता है जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना 10 20 50 100 रुपए के, जिसके बाहर से बिल नहीं मिलते, उसके लिए हम लोग जो पेटी कैश वाउचर बनाते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे कि हमने 50 रुपए इस नंबर की गाड़ी को पंक्चर निकलवाने के लिए दिए थे नगद, और नीचे साइन कर देगा कौन दिया था, मैंने दिया था तो मैं मेरे साइन कर दूंगा, उसने या किसी और ने दिया उसने साइन कर देगा। बात समझ में आई। और आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ये जो हमारे वाउचर होते हैं, इनको आपको डेट वाइज जमाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, पहले डेट का पहले, बाद की डेट का बाद के, और इन सब पे आपको सीरियल नंबर लिखना है, एक वाउचर नंबर होता है वो लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। और ये डेट वाइज होनी चाहिए। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि कल को कोई आपका स्टाफ है ना, बीच में लाके कोई दूसरा बिल लगा के खुद पैसे नहीं ले जाएगा कि और कहीं का बिल है और बीच में लगा दिया। सीरियल नंबर से बिल होंगे तो सब चेक किए जाएंगे। जैसे मैं अकाउंटेंट बिल बनाएगा, फिर उसका सीनियर उसको चेक करेगा, साइन कर देगा, फिर वो हमारा जो बिल है वो हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर ऐसे दूसरा तीसरा से सारे बिल इकट्ठे कर लेंगे। तो कल को अकाउंटेंट बीच में कोई बिल नहीं लगा सकता, या बीच में से वो कोई बिल गायब नहीं कर सकता, गायब करेगा तो सीरियल नंबर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रॉड करने के चांसेस कम हो जाएंगे, एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो और साथ के साथ हमारे इनकम टैक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सारे बिल्स डेट वाइज अरेंज करोगे, सीरियल नंबर वाइज अरेंज करोगे, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम लोग कैसे बनाते हैं। तब तक आप जो है इस ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को ही समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।